कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला कि आपके सामने टॉपिक आ रही है, क्या चीज, एक छोटा सा शब्द है प्यार, और इस प्यार की जो स्पेलिंग्स बनती है, मीनिंग्स जो बनती है, वो बनती है लव। ये आपको इसके बिना किसी चीज का अपना होना संभव नहीं है। अब सोचो आप, इसके बिना किसी चीज का अपनत्व होना संभव नहीं, मतलब अपना होना संभव नहीं। ये सही बात है। यदि कोई एक लड़का किसी लड़की से प्यार कर रहा है और वो प्यार में थोड़ा सा कमी हो जाए, तो सोच लो कि वो अपनत्व की कहानी नहीं है, मीन्स अपना नहीं हो रहा है, वो चीज अपना नहीं हो पा रहा है। कहेगा कि मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ, रिजाइन दे रहा हूँ, मैं तुम्हें साइड कर रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बैक कर रहा हूँ, ब्रेकअप कर रहा हूँ। तो कर लो ना, लेकिन प्यार जब तक है तब तक इसमें एक छोटा सा फोर्स लगा हुआ है, जिस फोर्स का नाम है अट्रैक्शन फोर्स। और ये प्यार प्यार नहीं होता है, प्यार एक प्रकार का अट्रैक्शन होता है। इसको सीख लो, प्यार एक प्रकार का अट्रैक्शन होता है, और हर अट्रैक्शन एक आकर्षण बल होता है। अब बताओ तुम लोग कि क्या यहाँ पे आपके इस प्यार में कोई बल छिपा हुआ है? कौन सा बल छिपा हुआ है? अट्रैक्शन, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करता हो, एक दूसरे को अपने तरफ खींचने का काम करता हो, उसको क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन फोर्स। और एक दूसरा फोर्स आता है आपके सामने, रिपल फोर्स। जो एक लड़की किसी को चाहती नहीं हो और फिर भी क्या करती है, उसको दूर हटाने का कोशिश करती है, लेकिन हो सकता है कि दिल से चाहती हो, बट वो आपको इग्नोर करती हो। तो दो तरीके का आपके सामने फोर्स आता है, एक फोर्स कौन सा आएगा? अट्रैक्शन, और दूसरा आएगा रिपल फोर्स। तो रिपल फोर्स का क्या काम होता है बेटा, ध्यान से समझना। रिपल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल कहते हैं। आपके दिमाग में उसके प्रति प्यार है, मोहब्बत है, बट वो आपको क्या कर रहा है? वो धीरे धीरे आपको इग्नोर कर रहा है, बस आपको साइड कर रहा है। बट आपको इस तरीके से समझा रहा हूं जिससे कि दोनों टॉपिक आपको समझ में बढ़िया समझे। देखिए भैया, आकर्षण बल वह बल होता है जो कि किसी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करने का काम करता हो, खींचने का काम करता हो। जैसे हर लौ चुंबकीय पदार्थ को चुंबक क्या काम करता है? अपने तरफ खींच लेता है, क्योंकि चुंबक के पास होता है उसका चुंबकीय गुण, और उससे निकलती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, जो कि उसको अपने तरफ खींचने का काम करती हैं, और वो उसके प्रभाव में आकर के लौ चुंबकीय पदार्थ चुंबक के पास आकर चिपक जाता है। खैर वो कौन सा फोर्स है आपका? वो आपका आकर्षण बल है, यानी अट्रैक्शन फोर्स है। दूसरी चीज की जो रिपल फोर्स में बता रहा था आपको, जैसे मान लो दो आप चुंबक ले रहे हो, और दोनों चुंबक का जो ध्रुव है, यानी पोल जो है, वो सेम है। मतलब एक चुंबक आप ले रहे हो, क्षण चुंबक, ठीक है, और इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। और इसमें आप दूसरा चुंबक ले रहे हो, क्षण चुंबक, इसका भी साउथ पोल इधर है, इसका नॉर्थ इधर है, डायरेक्शन दोनों का चेंज है। बड़े दोनों जो आपके सामने साउथ साउथ पोल दिख रहा है ना, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, इन दोनों के बीच में लगेगा रिपल फोर्स। ये दोनों चुंबक जो क्षण चुंबक है ना, एक दूसरे को दूर हटाने का कोशिश करेंगे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, चुंबक के दो टुकड़े को जब आपस में लाते हैं, चिपकाते हैं ना ऐसे, तो वो एक दूसरे पर बल लगाता है, लगाता है। कभी देखे होंगे या नहीं देखे होंगे यार, इतना गजब हो आप। तो वो एक दूसरे को दूर भगाने का कोशिश करता है। तो दूर भगाने का हम बल लगाते हैं, लेकिन वो सटता नहीं है। जब नहीं सटता तो उसको समझ लो कि वहां पे कौन सा फोर्स है? रिपल फोर्स है। वहां पे आपके सामने रिपल फोर्स का निर्माण होता है, मतलब प्रतिकर्षण बल। जब यहाँ पे क्षण चुंबक आपके सामने यह एन और यस है, यहां पर भी आपके सामने ये एन और यस है, तो दोनों अलग अलग विजातीय ध्रुव हो जाते हैं, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को चिपक लेते हैं आपस में करके। ये इसको चिपकाता है और ये इसको चिपकाता है, तो इसको बोलते हैं कि इसमें आपका आकर्षण बल लगा है। खैर ये कहानी थी चुंबक के लिए। मैं आगे बढ़ता हूं आपकी पूरी जिंदगी की कहानी के लिए, जो कि आपकी जिंदगी में पूरे बल आते हैं उससे। तो वो चीज समझ में आएगी नहीं आई? किसी को कोई दिक्कत? अब सुनो ध्यान से, जिस बल की मैं बात करूंगा वो बल आपका थोड़ा सा अलग रहेगा, बट उस बल में आप ये बात नहीं करोगे कि आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल, इसलिए मैं आपको बता दिया हूं कि ताकि उस बल में इस बल के टॉपिक को लेना मत। ठीक, चलो देखो, साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको कि हम लोग प्रैक्टिकली हिसाब से समझ सकते हैं।
उसको जितना हम अध्ययन करेंगे, उसको यदि प्रैक्टिकल कर लेते तो हमको ज्यादा ज्ञान हो जाएगा। ठीक, तो हमारे सामने कौन सी टॉपिक है? बल है। ध्यान से समझना, बल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोर्स कहते हैं। आखिर में बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर कार्य करता है। ठीक है, देखो ऐसा समझो, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करने का काम करता है या कोशिश करता है। ठीक है, क्या करेगा बेटा? बल क्या काम करता है? बल किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करेगा। क्या करता है? परिवर्तन करता है। हम कह रहे हैं कि भैया इस पे मैं बल लगा रहा हूं और ये वस्तु बहुत बड़ी है और मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो फोर्स इसके ऊपर काम ही नहीं कर पा रहा है। मैं समझ लिया कि यार मेरा जो फोर्स है वो शून्य के बराबर है, मतलब इस पे कोई काम ही नहीं कर रहा है। जब इसको मैं उठा लूंगा फोर्स लगा करके तो मैं काम कर दिया, मतलब मेरा जो बल लगाया गया इस पे, उस पे काम कर गया। मतलब मेरा जो फोर्स है इसके इसका जो द्रव्यमान है उससे अधिक मेरा फोर्स है। तो उस समय मेरा जो फोर्स निकल के आ रहा है उसका मान इसके m से भी बड़ा हो रहा है, जिसके कारण कि मैं इसको उठा लेता हूं आराम से। तो जब मेरा फोर्स जो है जीरो के इक्वल आता है, यानी उस समय m का मान क्या होता है बेटा? जीरो से बड़ा होगा। अब सोचिए आप लोग कि कोई वस्तु बहुत भारी हो, भारी का मतलब उसका मास, मास मतलब द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो तो भैया उस समय फोर्स का मान यदि जीरो करोगे तो जीरो से बड़ा आपका जो मास होगा वो बड़ा होगा। चीजें समझ आ रही है? तो बल की ठीक ठीक डिफिनेशन क्या आप बोल सकते हो कि बल एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की कोशिश करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, बल वह ढकेल या खिंचाव है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की कोशिश करता है। ठीक, तो भैया बल जो लगाओगे या तो परिवर्तन ला ही देगा या तो परिवर्तन लाने की कोशिश करेगा। ठीक, दो चीज आएगा इसमें, तो साफ साफ लिख सकते हो। समझ गए कि लिखा दो इसमें? बोलो, चलो भाई लिख लो, फटाफट लिखो। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की कोशिश करता है। उसे बल कहते हैं। इसे यप से प्रदर्शित करते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा रुक जाओ, चीजों को समझिए, रुक जाइए उसके बाद तो लिखिएगा। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। बल एक सदिश राशि होती है। बल की एक डिफिनीशन और बोल सकते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को हम लोग बोलते हैं फोर्स, फोर्स को एफ बोलते हैं। द्रव्यमान को हम लोग मास कहते हैं बेटा, गुणे इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन। ठीक, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहोगे तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। चीजें समझ में आ रही है आपको? अब बात को समझिए कि जैसे जैसे हम लोग क्या काम करेंगे, उस चीज को समझिए बेटा। देखिए, जो जब जब फोर्स का मान बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सीलरेशन भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे फोर्स का मान बढ़ाते हैं, यदि ये फोर्स बढ़ रहा है, यदि फोर्स बढ़ रहा है तो ए का मान भी बढ़ता है।
यहां पे इस सिंबल का मतलब होता है जिसको कहते हैं समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। इसको दो नामों से जानते, ध्यान से समझो, थोड़े ही पढ़ो लेकिन बढ़िया से पढ़ो। इसको बोलेंगे समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। ठीक, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती ऐसे समझो, यदि बल बढ़ रहा है तो त्वरण भी बढ़ेगा, बल का मान बढ़ेगा तो त्वरण का मान भी बढ़ेगा। किसी वस्तु पे ज्यादा फोर्स लगाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वह वस्तु भारी होगी, और यदि बल कम लगाते हैं तो समझ जाते हैं कि वह वस्तु हल्की होगी। अब तुम सोचो कि चौकी को उठाने के लिए अकेले नहीं उठ पाएगी, चौकी को उठाने के लिए आपको कम से कम 3 लोगों की आवश्यकता होगी, 2 लोगों की आवश्यकता होगी, क्योंकि 2 लोगों का बल मिलकर के काम करेगा, वहां पर अकेले नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आपका जो फोर्स है वो उसके द्रव्यमान से भी कम है, जिसके कारण कि आपका फोर्स का मान उससे कम आ रहा है, यानी अकेले आप नहीं उठा पा रहे हो, इसलिए आपका जो बल है वो 0 के बराबर है। दूसरे लोगों का बल लोगे आप तो दोनों का संयोग करा के, परिणाम करा करके, ठीक है, तब जाकर के आप उठाते हो, उठाओगे तो फिर उठ जाएगा। तुम सोचो भैया, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना, तो जो फोर्स का मान बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन का भी मान इंक्रीज होगा। अब इन दोनों को आप आपस में बराबर करना चाहते हो तो F इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चा, ये जैसे इसको बराबर करोगे, यहां पे एक M आता है और M होता है द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान इंटू A। देखो भैया, ये बन गया आपका बल की डिफिनीशन और बल का सूत्र, यानी F समानुपाती क्या होगा, A होगा, यानी बल समानुपाती त्वरण होगा। यदि इसका मान बढ़ रहा है, देखो ये कहता है कि इसका मान बढ़ रहा है तो इधर का मान भी बढ़ेगा, यदि बल घट रहा है तो ये भी घटेगा, ये भी घटेगा तो ये भी घटेगा। जिधर का देखो, ये साफ कहता है कि यदि एक साइड का बढ़ रहा है तो दूसरे को साइड का क्या करेगा, बढ़ेगा। एक साइड का घट रहा है, दूसरे को साइड का क्या होगा, घटेगा। क्या घटेगा, बल का मान बढ़ेगा तो इसका मान भी बढ़ेगा, इसका मान घटेगा तो इसका मान भी घटेगा। तो किसी का घटने पर दूसरे साइड का भी घट रहा है, किसी का बढ़ने पर भी दूसरे साइड का बढ़ रहा है। मेन टॉपिक को समझो बस। तो ये आपकी बल की परिभाषा, देखो अच्छे से समझो। F बराबर आपके सामने क्या है, है क्या है, एम है, और एम क्या दिखा रहा है, यम कहता भैया हम किसी वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है, यह वस्तु का द्रव्यमान है, यहां लिखा हूं यम को द्रव्यमान। ध्यान से देखो, वस्तु का द्रव्यमान, और जो ए आपको दिख रहा है वह वस्तु में उत्पन्न त्वरण है। वस्तु में उत्पन्न त्वरण है, मतलब उस वस्तु में कितना बल लगा रहे हो और उस बल के कारण ही जो त्वरण होगा वो उत्पन्न होगा। तो मैंने बोला ना, यदि फोर्स लगाओगे तो कौन पैदा होगा, ए, पर ए कौन है, त्वरण। तो त्वरण कैसे पैदा होता है, बल के कारण। तो भैया वस्तु में उत्पन्न जो त्वरण है, यदि त्वरण पैदा हो रहा है तो किसके कारण, बल के कारण। तो भैया जो आपका यहां से ए दिख रहा है वस्तु में उत्पन्न त्वरण है, तो भैया ये क्या है, वस्तु पे लगाया गया बल है। बोलो, एफ आपके सामने वो क्या है, वस्तु पे लगाया गया बल है। चीजें समझ में आ रही है। अब सोचो, मैंने यहाँ पे एक चीज दिया हुआ आपको कि भैया बल एक सदिश राशि होती है, वो कैसे आप बोलोगे कि सर एक सदिश राशि होती है। ध्यान से समझो, बल एक सदिश राशि क्यों है। अच्छा, बल एक सदिश राशि है, आप जानते हो। फोर्स देखो, बल का जो मात्रक मैं देखूं तो बल का मात्रक बराबर क्या होगा बच्चा, जब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण हो रहा है तो बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। बोलो, तो यहां पे लिखूंगा मैं इसका मात्रक द्रव्यमान गुणे त्वरण का मात्रक। तो तुम सोचो, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। तो बल का मात्रक न्यूटन, तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। ये गुणे है, डैश हाइफन दे दो, ये हाइफन का चिन्ह है, गुणा है तो हाइफन,
और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब तुम सोचो कि बल का मात्रक कितना हो सकता है? या तो आप न्यूटन बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये दोनों बल का मात्रक है, या तो न्यूटन या तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को हम लोग छोटे से नाम में दर्शाते हैं कैपिटल एन से। किससे? कैपिटल एन से। मान लो कि आपका क्वेश्चन दे देगा इस तरीके से, मान लो कि आपसे बोल दिया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी हो तथा उसमें उत्पन्न त्वरण का मान 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो बल की गणना कीजिए। चलो भैया करो। किसी वस्तु यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान लिखो यहाँ पे, किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी हो तो तथा उसमें उत्पन्न त्वरण का मान 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो बल की गणना करना है। बताओ बल बराबर कितना होगा? बताओ जल्दी। हाँ कितना होगा? बल का मान कितना होगा? जल्दी यार, बस कैलकुलेशन देखो। 25 न्यूटन। 25 न्यूटन। भैया बल F बराबर क्या होता है? बताओ जल्दी। F बराबर M में होता है। भैया वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी, मैंने बोला था आपसे कि द्रव्यमान का मात्रा केजी, तो जो केजी जहां पे लगेगा वो क्या है? द्रव्यमान है। और जहां आपको त्वरण देगा वो कौन है भैया? त्वरण आपके पास एक्सीलरेशन है, और उसका मात्रा क्या होगा? मीटर प्रति। देखो इसके साथ मीटर प्रति सेकंड इसका लगा है, तो बल बराबर क्या होता है? एम में। तो जब बल का मान पूछ रहा है तो यम का मान कितना दिया है? 5, और ए का मान कितना दिया है? 5, तो 5 पंजे कितना होगा? 25। तो बल का मान 25 है, लेकिन 25 क्या है यार? मैंने बोला कि बल का मात्रा क्या होता है? या तो न्यूटन या तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो या तो आप एन भी लगा सकते हो, या तो ऑप्शन में मान लो यदि बन गया 25 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मान लो कि ऑप्शन में ये बन गया, ये नहीं बना। मान लो न्यूटन नहीं दिया आपको, ये भी दिया हो, जिसको ये मात्रक नहीं पता होगा वो कर पाएगा? तो उसको दोनों मात्रक पता होना चाहिए। तो दोनों मात्रक जब उसको पता होगा तभी वो कर पाएगा, यदि उसको नहीं पता तो वो कर नहीं पाएगा। तो इसलिए बल का मात्रक मैंने दोनों दे दिया कि एक न्यूटन होगा, दूसरा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक और दे रहा हूं आपको, इसका एक मात्रक और दे रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां दे देता हूं आपको बल का सीजीएस मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक, सीजीएस पद्धति में मात्रक। अरे यार, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता डाइन। तुम सोचो 1 न्यूटन बराबर क्या होगा बच्चा? यानी बल का मात्रक क्या में क्या आ रहा है? बल का मात्रक क्या आ रहा है? डाइन। और किस पद्धति में आ रहा है? बताओ जल्दी यार, मेन चीज दे रहा हूं, ध्यान से समझो तो पहले। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? डाइन। और डाइन को दर्शाया जाता डी से, डाइन को डी से। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है, तो जो न्यूटन और केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है वो किस पद्धति में मात्रक है? तो एम के एसआई पद्धति में। यदि आपसे पूछेगा कि न्यूटन जो है और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका जो मात्रक बना है बल का, वो किस पद्धति में मात्रक है? तो आप बताओगे एसआई या एमकेएस पद्धति। अब एसआई और एमकेएस पद्धति भी समझाता हूं पहले। देखो ध्यान से, पहले इसको समझ लो। बल का मात्रक डाइन है, क्या है? डाइन है। तो बताओ बल का मात्रक डाइन है तो बल का मात्रक होता क्या है? 1 न्यूटन यहाँ पे, और 1 न्यूटन बराबर कितना होगा? 10 पावर 5 डाइन होगा। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 पावर 5 डाइन होगा।
कितना डाइन? 10 पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन में 10 पावर 5 डाइन याद कर लो, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, पद्धति के बारे में समझो अच्छे से। आपके सामने जो एक चीज दिख रहा है, न्यूटन व किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एमकेएस व एसआई पद्धति में बल के मात्रक है। क्या है? बल के मात्रक है। किस पद्धति में? एसआई और एमकेएस पद्धति में। पद्धति कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4। पद्धति भी ध्यान से पढ़ा दे रहा हूं, उसको उतार लीजिएगा। पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं? पद्धति को हम लोग इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। और आपकी साइंस में पद्धति कितनी मिलती है? बताओ मुझे। आपको 4 पद्धति मिलती है, और 4 में से कितना आप लोग को पता है? आपको कितना पद्धति पता है? देखो ध्यान से समझो अच्छे से कि पद्धति जो है वो सिस्टम है, और किसी चीज को सिस्टमेटिक रखना जरूरी है। अब किसी चीज को सिस्टमेटिक नहीं रखोगे तो भाई जरूरी वो है ही नहीं। तो तुम सोचो कि पद्धति को हम लोग इंग्लिश में सिस्टम कहेंगे, और फिजिक्स में जो पद्धति आती है वो कितनी आती है? 4। और ये पद्धति बनी कहां से? ये भी क्वेश्चन उठेगा। तो ये जो पद्धति आपकी एसआई है वो है फ्रांस में स्थित। कहां? फ्रांस में। फ्रांस में एक सबसे बड़ी पद्धति है जिस पद्धति का नाम है एसआई, और एसआई को बोला जाता है सिस्टम इंटरनेशनल। ये कहानी आपको जानना है, यही तो जानो ना। तो भाई एसआई जो पद्धति आपके सामने आती है, उस एसआई को क्या बोला जाता है? ये एसआई जो पद्धति बनी है वो कहां स्थित है? और फ्रांस की जो भाषा है वो कौन सी है? फ्रेंच। बोलो, फ्रांस की जो भाषा है वो क्या है? फ्रेंच। और फ्रांस में स्थित जितने लोग रहते हैं वो लोग बोलते हैं फ्रेंच भाषा। और ये जो एसआई पद्धति वो है कहां? फ्रांस में। और दुनिया के सभी जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो कहां बैठते हैं? फ्रांस में स्थित जो एसआई पद्धति होती है उसमें बैठते हैं। और बैठते हैं तो बोलते हैं कि भाई किसी चीज को बनाना होता है तो वो उसी पद्धति में बैठ के लोग विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, उसके बाद तो उस चीज को लागू किया जाता है। ये साइंस में ये चीज होनी चाहिए। तो हर दुनिया के अलग अलग देशों के लोग फ्रांस में स्थित पद्धति एसआई जो है उसमें बैठ करके वो लोग विचार विमर्श करने के बाद तो जिस चीज को लागू करना होता है उसको लागू करके, ठीक है, प्रचलित कर देते हैं, प्रसिद्ध कर देते हैं कि भाई ये चीज साइंस में होनी चाहिए। सोचो, कई चीज आप लोग को नहीं पता है साइंस में। भाई पद्धति देखो कितनी है। पहली बात, एसआई को क्या बोलेंगे? सिस्टम इंटरनेशनल। और सिस्टम इंटरनेशनल को हिंदी में क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। नहीं, पानी नहीं चाहिए मुझे। अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब सोचो, ठीक, पहली पद्धति का नाम क्या है? एमकेएस पद्धति। एमकेएस को क्या बोलते हैं? मीटर किलोग्राम सेकंड। दूसरी कौन सी आती है? सीजीएस आती है। सीजीएस को क्या बोलते हैं? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और तीसरी आती है एफपीएस। एफपीएस, और इसको बोला जाता है फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। अब 3 पद्धति हैं, और इस एसआई को मिला के कितनी पद्धति? 4। तो एसआई के अंदर ये मुख्य 3 पद्धतियां हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा। अब सुनिए ध्यान से, इन तीनों पद्धति के अंदर आपको जो लंबाई है, जो द्रव्यमान है, और जो समय है, ध्यान से, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। ध्यान से समझो, इस पद्धति में एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड। इस पद्धति में आ जाओ सीजीएस में,
लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, यानी लंबाई को किसमें मापते हैं? सेंटीमीटर में। और द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में। इसमें आ जाओ एफपीएस वाले में, तो लंबाई को किसमें मापते हैं? फुट में। फुट, एक फुट में 12 इंच और हर एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर। तो लंबाई को किसमें मापा जाएगा? फुट में। और जो द्रव्यमान है उसको पाउंड में। किसमें? पाउंड में। आपका दिमाग कितना होता है भैया? कितने पाउंड का होता है? करीबन जो आदमी होता है ना, उसका कितना होता है पाउंड? 3 पाउंड शायद होता है, ठीक है, 3 पाउंड करीबन। और औरतों का 2 से 3 पाउंड के बीच में होता है। तो एस जो होता है भैया, समय को किसमें मापेंगे? सेकंड में। तो ये चीज को समझिए कि लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। मतलब इन तीनों मूल राशि को इन पद्धति में अलग अलग नाम दिया जाता है, यानी अलग अलग तरीके से मापते हैं। ये आपकी गजब की टॉप। इसको जल्दी उतारो और आगे बढ़ो, उसके बाद पढ़ाऊंगा। थोड़ा से ले लो मैं हवा, बंद करो जी वहां से।